जय किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका किसान समाचार में। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, केंद्र सरकार किसानों की आय को बढ़ाने और उनकी लागत को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री मोदी पीएम किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त 24 फरवरी को बिहार के भागलपुर से किसानों के खातों में ट्रांसफर करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव राज्य कृषि विस्तार एवं प्रशिक्षण केंद्र बरखेड़ी कला भोपाल में जैविक खेती पर 2 दिवसीय कार्यशाला का किया शुभारंभ। कार्यशाला में जैविक कपास, फल एवं सब्जियां एवं अन्य फसलों के लिए जैविक खेती पद्धति एवं उत्पादों की मूल्य श्रृंखला विकसित करने पर की जाएगी चर्चा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने गुरुवार को अपना बजट किया पेश। राज्य के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट में किसानों के लिए बीज, सोलर पंप, प्राकृतिक खेती, कृषि शिक्षा अनुसंधान संस्थान, सिंचाई, पशुपालन, मछली पालन संबंधी की कई घोषणाएं। बिहार के किशनगंज जिले खगड़ा स्थित संयुक्त कृषि भवन में 2 दिवसीय किसान मेला सह प्रदर्शनी का आयोजन। किसान मेले की प्रदर्शनी में विभिन्न आदर्श एवं उत्पादों की लगाई गई है प्रदर्शनी। और आइए विस्तार से डालते हैं समाचारों पर नजर। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि केंद्र सरकार किसानों की आय को बढ़ाने और उनकी लागत को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि प्रधानमंत्री मोदी ने 2019 में आरंभ की थी, जिसकी 19वीं किस्त 24 फरवरी को प्रधानमंत्री जी बिहार के भागलपुर से किसानों के खातों में ट्रांसफर करेंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने 2019 में प्रारंभ की थी। मुझे बताते हुए खुशी है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त प्रधानमंत्री जी 24 फरवरी 2025 को भागलपुर से, बिहार के भागलपुर से सिंगल क्लिक से किसानों के खाते में अंतरित करेंगे। इस निधि से अभी तक तो लगभग 9 करोड़ 60 लाख किसानों के खाते में पैसा जाता था, लेकिन हमारी कोशिश रही कि कोई किसान छूटे ना, और उससे लगातार पात्र किसान अगर छूट गया है तो उसका नाम जोड़ने की प्रक्रिया कृषि मंत्रालय चलाता रहा है। और इसलिए इस बार लगभग 9 करोड़ 80 लाख किसानों को 22,000 करोड़ रुपए की राशि अंतरित की जाएगी सीधे डीबीटी के माध्यम से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज यानी राज्य कृषि विस्तार एवं प्रशिक्षण केंद्र बरखेड़ी कला भोपाल में जैविक खेती पर 2 दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ किया।
किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री ऐदल सिंह कंषाना भी उपस्थित रहे। जनसंपर्क अधिकारी लक्ष्मण सिंह ने बताया कि वर्तमान खेती में रासायनिक उर्वरकों, खरपतवार नाशकों एवं कीटनाशकों के बढ़ते उपयोग के कारण भूमि एवं वातावरण में हानिकारक तत्वों की मात्रा में बढ़ोतरी हो रही है, जिसके कारण पर्यावरण, मृदा उर्वरता तथा मानव स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। पर्यावरण और उपभोक्ता के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए कृषि में रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों के अंधाधुंध प्रयोग को हतोत्साहित करने के लिए जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाना आवश्यक है। इस उद्देश्य से कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। कार्यशाला में जैविक कपास, फल एवं सब्जियां एवं अन्य फसलों के लिए जैविक खेती पद्धति एवं उत्पादों की मूल्य श्रृंखला विकसित करने पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। साथ ही प्रदेश के विकास के लिए रणनीति तैयार की जाएगी। कार्यशाला में केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, वैज्ञानिक, संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी, एफपीओ एवं जैविक खेती के क्षेत्र में कार्य करने वाली संस्थाओं के प्रतिनिधि भाग लेंगे। प्रदेश में 11 एग्रो क्लाइमेटिक जोन में विभिन्न फसलों की व्यापक क्षेत्र में खेती की जा रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राज्य के किसानों के लिए बड़ी घोषणा की है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने राज्य के किसानों से 2600 रुपए प्रति क्विंटल पर गेहूं खरीदने और धान किसानों को प्रति हेक्टेयर बोनस देने की घोषणा की है। डॉक्टर यादव ने कहा कि प्रदेश के किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा 2600 रुपए प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर गेहूं लेने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही प्रदेश के धान उत्पादक किसानों को 2000 रुपए प्रति हेक्टेयर प्रोत्साहन राशि इसी माह से दी जाएगी। सरकार की इस घोषणा से प्रदेश के लाखों किसानों को लाभ मिलेगा। आपको बता दें कि इस वर्ष अभी तक प्रदेश के 1,88,000 से अधिक किसानों ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने के लिए अपना पंजीयन कराया है। किसान 31 मार्च तक पंजीयन करा सकते हैं। डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि राज्य सरकार धान उत्पादक किसानों को 2000 रुपए प्रति हेक्टेयर के मान से उनके बैंक खाते में अंतरित करेगी। इसका लाभ छोटे किसानों को भी मिलेगा। और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने गुरुवार को अपना बजट पेश किया। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से ये बजट राज्य के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने पेश किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 8,08,736 करोड़ 6 लाख रुपए का बजट पेश किया, जो वर्ष 2024-25 के बजट से 9.8% अधिक है। योगी सरकार ने बजट में किसानों, युवाओं, महिलाओं व बच्चों का भी ध्यान रखा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने बजट में किसानों के लिए बीज, सोलर पंप, प्राकृतिक खेती, कृषि, शिक्षा, अनुसंधान संस्थान, सिंचाई, पशुपालन, मछली पालन और कम ब्याज दरों पर उपलब्ध ऋण कराने संबंधी कई घोषणाएं की हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत लगभग 3 करोड़ कृषकों को लगभग 79,500 करोड़ रुपए की धनराशि डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की गई। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में लगभग 10 लाख बीमित कृषकों को लगभग 496 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति का भुगतान कराया गया है। पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत वर्ष 2024 में कृषकों के प्रक्षेत्रों को पर विभिन्न क्षमता के कुल 22,089 सोलर पंपों की स्थापना कराई गई है। कृषकों को दुर्घटनावश मृत्यु, दिव्यांगता की स्थिति में मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना दिनांक 14 सितंबर 2019 से लागू की गई है। कृषकों को गन्ना मूल्य भुगतान समय से सुनिश्चित कराने हेतु वर्ष 2017 से एस्क्रो अकाउंट मैकेनिज्म प्रारंभ किया गया है, जिसके फलस्वरूप चीनी मिलों में गन्ना मूल्य मद की धनराशि के व्यावर्तन पर पूर्ण अंकुश लगा है। वर्तमान सरकार द्वारा वर्ष 2017 से अब तक लगभग 46 लाख गन्ना किसानों को लगभग 2,73,000 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड गन्ना मूल्य भुगतान कराया गया। यह गन्ना मूल्य भुगतान इसके पूर्व के 22 वर्षों के सम्मिलित गन्ना मूल्य से 59,143 करोड़ रुपए अधिक। औसत गन्ना उत्पादकता 72 टन प्रति हेक्टेयर से बढ़कर 85 टन प्रति हेक्टेयर बढ़ जाने से किसानों की आय में औसतन 370 रुपए प्रति कुंटल की दर से 43,364 रुपए प्रति हेक्टेयर की वृद्धि हुई। इसके लिए शोध संस्थानों के वैज्ञानिक, छात्र तथा हमारे परिश्रमी किसान भाई बधाई के पात्र हैं।
सरकार द्वारा किसानों को कम ब्याज दरों पर बैंक ऋण उपलब्ध कराया जाता है। इसके लिए सरकार द्वारा कई योजनाएं भी चलाई जा रही हैं ताकि देश में किसान कृषि क्षेत्र में अधिक से अधिक पूंजी निवेश कर खेती किसानी से मुनाफा कमाया जा सके। इसी क्रम में राजस्थान सरकार द्वारा अपने बजट में किसानों को कृषि और पशुपालन के लिए लोन उपलब्ध कराने के लिए कई घोषणाएं की गई हैं। राजस्थान सरकार ने इस वर्ष अपने बजट में किसानों को दिए जाने वाले किसान क्रेडिट कार्ड ऋण, गोपाल क्रेडिट कार्ड ऋण और दीर्घावधि ऋण का दायरा बढ़ाया है, जिससे अधिक से अधिक किसानों को सरकार की इन योजनाओं का लाभ मिल सके और वे खेती के कामों में नई तकनीकों का उपयोग कर सकें। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि इस वर्ष केंद्र सरकार द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड यानी KCC की ऋण सीमा को 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया है। इसी क्रम में राज्य के किसानों को ब्याज मुक्त फसली ऋण वितरण के लक्ष्य में वृद्धि की गई है। आगामी वर्ष में 35 लाख से अधिक किसानों को 25,000 रुपए का ऋण वितरित किया जाएगा। इसके लिए सरकार की ओर से 768 करोड़ रुपए ब्याज अनुदान दिया जाएगा। इसके अलावा जो किसान पॉली हाउस, फार्म पॉन्ड, शेड नेट हाउस, कृषि यंत्र आदि कार्यों के लिए लंबी अवधि यानी दीर्घकालीन सहकारी ऋण लेना चाहते हैं, उन्हें 5% का ब्याज अनुदान दिया जाएगा। इसके लिए सरकार ने बजट में 400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। इंदौर जिले के देपालपुर में राष्ट्रीय मत्स्य डिजिटल प्लेटफॉर्म NFDP पर पंजीकरण के लिए मोबिलाइजेशन शिविर आयोजित किया गया। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय के राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने इस मोबिलाइजेशन शिविर को संबोधित करते हुए कहा कि खाद्य सुरक्षा, आजीविका और अर्थव्यवस्था में मत्स्य पालन क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है। हमारे देश में लगभग 3 करोड़ लोग सीधे तौर पर अपनी आजीविका के लिए मत्स्यिकी पर निर्भर हैं। इसलिए अगर हम बात करें मत्स्य पालन के समग्र विकास के लिए मछुआरों और उद्यमियों का कल्याण एवं उनकी सहायता आवश्यक है। उन्होंने संवर्धित झींगा के शीर्ष उत्पादक और जलीय कृषि और मछली के दूसरे सबसे बड़े उत्पादक के रूप में भारत के वैश्विक नेतृत्व पर जोर दिया। NFDP में पहले ही 18 लाख हितधारक पंजीकृत हो चुके हैं। उन्होंने सभी हितधारकों से NFDP पर पंजीकरण करने और योजना का लाभ उठाने का आग्रह किया, जिससे भारत को मत्स्य पालन और जलीय कृषि में वैश्विक नेता बनाया जा सके। शिविर में 1500 मत्स्य सहकारी समितियों, मछुआरों और उद्यमियों ने भाग लिया। ये पहल डिजिटल सशक्तिकरण और वित्तीय लाभों तक बेहतर पहुंच के माध्यम से मछुआरों और मछली किसानों का समर्थन करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। यह अभियान स्थायी विकास को बढ़ावा देने और मत्स्य पालन क्षेत्र में लगे लोगों के कल्याण को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। और सल्फर लेस चीनी का उत्पादन करने वाली पेपराइज चीनी मिल आने वाले दिनों में एथेनॉल का भी उत्पादन करेगी। एथेनॉल उत्पादन के लिए पेपराइज चीनी मिल में डिस्टिलरी स्थापित की जाएगी। इसके लिए गुरुवार को योगी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में 90 करोड़ रुपए की व्यवस्था कर दी है। इस डिस्टिलरी की उत्पादन क्षमता 60 किलोलीटर प्रतिदिन होगी। एथेनॉल उत्पादन होने से किसानों को गन्ना मूल्य भुगतान और त्वरित हो सकेगा। ये मिल गन्ने से चीनी बनाने के साथ ही उसको बाई प्रोडक्ट से बिजली भी पैदा करती है। इस मिल की क्षमता प्रतिदिन 50,000 क्विंटल गन्ना पेराई की है, जो पुरानी चीनी मिल से 6 गुना अधिक है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पेपराइज चीनी मिल में डिस्टिलरी लगाने की बात पहले ही कह चुके हैं। गुरुवार को प्रदेश सरकार के बजट में 60 किलोलीटर प्रतिदिन की क्षमता वाले डिस्टिलरी प्लांट के लिए 90 करोड़ रुपए प्रावधानित किया गया है। यहां गन्ने के रस से सीधे एथेनॉल बनाने वाले प्लांट की स्थापना की जा सकती है। और हरियाणा में हिसार के निकटवर्ती गांव 7 रोड में इंसेक्टिसाइड इंडिया लिमिटेड कंपनी की ओर से उत्पाद प्रबंधन दिवस के रूप में सतर्क जागरूकता अभियान चलाया गया है। इसमें कंपनी की ओर से जनरल मैनेजर डॉक्टर उपेंद्र वर्मा, जोनल मैनेजर अवधेश कुमार और उनकी टीम की उपस्थिति में किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया। किसान गोष्ठी में उपस्थित किसानों को शरीर व फसल को सुरक्षित रखने की जानकारी दी गई। किसानों को स्प्रे करते समय PPE
किट का प्रयोग करने व घोल बनाते समय दस्ताने व लकड़ी के डंडे का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई। अधिकारियों ने गुरुवार को बताया कि कीटनाशक दवाइयों का उपयोग सिफारिश की गई मात्रा के अनुसार करें। अगर सही मात्रा का प्रयोग नहीं किया गया तो फसलों को नुकसान पहुंच सकता है और अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे। अवधेश कुमार ने बताया कि कीटनाशक दवाओं के खाली डिब्बों को किसी सुरक्षित स्थान या जमीन में दबा देना चाहिए। इन्हें बच्चों व पशुओं की पहुंच से दूर रखना चाहिए। स्प्रे पंप की सफाई के साथ साथ सही नोजल का इस्तेमाल करें, जिससे फसलों पर दवाइयों के प्रयोग का सही लाभ मिल सके और किसानों की फसल सुरक्षित रह सके। उन्होंने बताया कि दवाई ऑथराइज्ड डीलर से बिल के साथ ही खरीदें। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आलू उत्पादक किसानों के हित में बड़ा फैसला करते हुए उन्हें भावांतर भरपाई योजना का लाभ देने का निर्णय लिया है। सरकारी प्रवक्ता ने गुरुवार को बताया कि किसानों को पिछले वर्ष 2023-24 की बकाया राशि 46.34 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। किसानों को सलाह दी जाती है कि आलू का भाव कम होने की स्थिति में फसल को कोल्ड स्टोर में रखा जा सकता है। हरियाणा सरकार द्वारा चलाई जा रही इस योजना में कुल 21 बागवानी फसलों को शामिल किया गया है, जिसमें 5 फल फसलें, 14 सब्जी फसलें व 2 मसाला फसलें शामिल हैं। इस योजना में बागवानी फसलों की उत्पादन लागत के आधार पर संरक्षित मूल्य निर्धारित किया जाता है। योजना के शुभारंभ से अब तक कुल 3,15,614 किसानों ने 7,02,220 एकड़ क्षेत्र का योजना में पंजीकरण करवाया है तथा 110 करोड़ रुपए से ज्यादा की सहायता राशि 24,385 किसानों को दी गई है। और बिहार के किशनगंज जिले खगड़ा स्थित संयुक्त कृषि भवन के प्रांगण में 2 दिवसीय किसान मेला सह प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया। विशाल राज जिला पदाधिकारी किशनगंज द्वारा दीप प्रज्वलित करके मेले का उद्घाटन किया गया। किशनगंज के विधायक भी उद्घाटन में शामिल हुए। किसान मेले की प्रदर्शनी में विभिन्न पारदर्श एवं उत्पादों को प्रदर्शनी लगाई गई है। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख कर लेते हैं और बात कर लेते हैं मंडी भाव की। गुरुवार को कृषि उपज मंडियों में मक्का के कारोबार में उतार चढ़ाव का रुख रहा। वहीं कुछ मंडियों में इसके भाव में कोई अंतर नजर नहीं आया। एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की जम्बूसर मंडी में मक्का के सौदों में कमजोरी देखने को मिली। यहाँ 19 फरवरी को मक्का का भाव 2,000 रुपए था, जो 20 फरवरी को 100 रुपए गिरकर 1,900 रुपए क्विंटल रह गया। कर्नाटक की कुश्तगी मंडी में भी मक्का की खरीद नरमी के साथ हुई। यहाँ 19 फरवरी को मक्का का भाव 2,347 रुपए रहा, जो 20 फरवरी को 17 रुपए लुढ़क कर 2,330 रुपए क्विंटल रह गया। जबकि राजस्थान की उदयपुर मंडी में इस दौरान मक्का का कारोबार स्थिर भाव पर हुआ। यहाँ दोनों दिन यानी 19 और 20 फरवरी को मक्का के भाव 2,750 रुपए पर टिके रहे। वहीं उत्तर प्रदेश की फैजाबाद मंडी में मक्का के भाव में तेजी दर्ज की गई। यहाँ 19 फरवरी को मक्का का भाव रहा 2,630 रुपए, जो कि 20 फरवरी को 10 रुपए बढ़कर 2,640 रुपए हो गया। इस साल घरेलू स्तर पर कुल मक्का की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2024-25 के दौरान देश में कुल मक्का की उपज 245,41,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जो पिछले साल की 376,65,000 टन की पैदावार की तुलना में करीब 131,24,000 टन कम है। अनुमान है कि कुल मक्का की उपज का असर इसके बाजार भाव पर पड़ सकता है। बता दें कि केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा, साथ ही आय में भी वृद्धि होगी। इन 14 खरीफ फसलों में मक्का भी शामिल है। मक्का का एमएसपी साल 2023-24 के दौरान 2,090 रुपए प्रति क्विंटल था, जिसकी एमएसपी साल 2024-25 के दौरान 135 रुपए बढ़ाकर 2,225 रुपए प्रति क्विंटल तय की गई है।
मंडियों में इन दिनों सोयाबीन की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। बात हाजिर भाव की करें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की अमरेली मंडी में 19 फरवरी को सोयाबीन का भाव रहा 3,875 रुपए, जो कि 20 फरवरी को 45 रुपए टूटकर 3,830 रुपए हो गया। जबकि राज्य की दाहोद मंडी में सोयाबीन के सौदे तेजी के साथ हुए। यहाँ 19 फरवरी को इसका भाव रहा 4,140 रुपए, जो कि 20 फरवरी को 35 रुपए चढ़कर 4,175 रुपए हो गया। मध्य प्रदेश की हरदा मंडी में भी सोयाबीन की खरीद बढ़त के साथ हुई। यहाँ 19 फरवरी को इसका भाव रहा 3,820 रुपए, 20 फरवरी को यहाँ इसके भाव में 160 रुपए की चमक आई और भाव 3,980 रुपए पर पहुंच गया। जबकि राज्य की इंदौर मंडी में 20 फरवरी को सोयाबीन का भाव 5 रुपए टूटकर 3,900 रुपए से 3,895 रुपए हो गया। कुछ समय पहले ही केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा, साथ ही आय में भी वृद्धि होगी। इन 14 खरीफ फसलों में पीली सोयाबीन भी शामिल है। पीली सोयाबीन का एमएसपी साल 2023-24 के दौरान 4,600 रुपए प्रति क्विंटल था, जिसकी एमएसपी साल 2024-25 के दौरान 292 रुपए बढ़ाकर 4,892 रुपए प्रति क्विंटल तय की गई है। बता दें कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से साल 2024-25 के कृषि फसलों के पहले अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक साल 2024-25 के दौरान खरीफ सोयाबीन की पैदावार में बढ़ोतरी हो सकती है, जिसका असर सोयाबीन के बाजार भाव पर पड़ सकता है। साल 2024-25 के दौरान खरीफ सोयाबीन की उपज 133,60,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान खरीफ सोयाबीन की उपज 130,62,000 टन रही थी। और किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए जान लेते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। उत्तराखंड के किसान इस मौसम में टमाटर, बैंगन, शिमला मिर्च, कद्दू और प्याज की नर्सरी लगा सकते हैं। पंजाब में इस समय प्याज की बुवाई की जा सकती है। यहाँ के किसान टमाटर, मिर्च, बैंगन और भिंडी की पकी पौध की कटाई और तुड़ाई का काम कर लें। हरियाणा में इस समय बरसीम चारे की बुवाई की जा सकती है। साथ ही यहाँ के किसान सभी कद्दू वर्गीय सब्जियों, टमाटर, मिर्च, बैंगन और भिंडी की पकी पौध की कटाई और तुड़ाई भी कर लें। पश्चिम उत्तर प्रदेश में किसान भिंडी की बुवाई कर सकते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसान गेहूं की समय अनुसार सिंचाई करें। छत्तीसगढ़ में किसान केले और पपीते के पौधों की सप्ताह में एक बार सिंचाई करें। ओडिशा के किसान सरसों की पकी फसलों की कटाई कर लें। पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में किसान भिंडी की बुवाई कर सकते हैं। असम में किसान सरसों और आलू की पकी फसलों की कटाई और खुदाई का काम कर लें। यहाँ के किसान इस मौसम में मूंग और उड़द की बुवाई कर सकते हैं। वहीं मेघालय में इस समय टमाटर की नर्सरी लगाई जा सकती है। यहाँ के किसान पत्ता गोभी, फूल गोभी और ब्रोकली की पकी पौध की कटाई कर लें। साथ ही मेघालय में किसान अदरक और हल्दी की पकी पौध की खुदाई जारी रखें। नागालैंड के किसान सरसों, प्याज, मटर, आलू और पत्ता गोभी की पकी पौध की कटाई, तुड़ाई और खुदाई का काम कर लें। वहीं मणिपुर में इस समय धान की नर्सरी लगाई जा सकती है। यहाँ के किसान आलू की पकी फसलों की खुदाई कर लें। मिजोरम में इस मौसम में लोबिया की बुवाई की जा सकती है। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। और आइए अब कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर नजर डाल लेते हैं। खास खबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मंडपम में स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप सोल कॉन्क्लेव के पहले संस्करण का उद्घाटन किया। भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे भी पीएम मोदी के साथ मौजूद हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज सुबह लोगों से मुलाकात की। बड़ी संख्या में लोग उनके आवास के बाहर उन्हें बधाई देने के लिए एकत्रित हुए।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने होली तथा अन्य आगामी त्योहारों के शांतिपूर्ण आयोजन की तैयारियों को लेकर राजधानी लखनऊ में की एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक। योगी आदित्यनाथ ने कहा, सभी धर्म के लोगों की आस्था का सम्मान किया जाना चाहिए, लेकिन अराजकता को कतई स्वीकार नहीं किया जाएगा। अधिकारियों को संवेदनशील क्षेत्रों को चिन्हित कर संदिग्ध लोगों पर नजर रखने के दिए निर्देश। यूपी में संभल पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने शाही जामा मस्जिद के दूसरे सर्वे के दौरान हुई हिंसा में दंगाइयों को हथियार उपलब्ध कराने वाले शातिर आरोपी गुलाम को किया गिरफ्तार। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें, नमस्कार।